हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका एग्जाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के महामैराथन सेशन को आज इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह सेशन रहेगा आपके लिए फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। और देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए मैंने जितने भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी इस सेशन में मैंने इंक्लूड किया हुआ है, और साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट नए प्रश्नों को भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिना स्किप किए, भगा भगा कर मत देखिएगा, अन्यथा आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 न्यू वैकेंसी 2024 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के महामैराथन सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ था उसमें क्लास 1 to 5, 6 to 8 में जो पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। उसी प्रकार से क्लास 9, 10 और क्लास 11, 12 में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे उनको भी मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न पिछली बार बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा। और देखिए, इस सेशन को एक एग्जाम के तौर पर लगाइए, ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं। सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा। अच्छा, बात यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की आई है, तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था। डेट सहित आप वर्ष लिख करके बताएंगे, ठीक है ना? सभी लोग बताइए। देखिए फ्रेंड्स, हम पहले बात कर लेते हैं डांडी यात्रा की। डांडी यात्रा की हम बात करते हैं तो डांडी यात्रा को एक और नाम से जाना जाता है। डांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। 12 मार्च 1930 का डेट आपको याद होगा। 12 मार्च 1930, ये याद रखना है आपको। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी जो हैं अपने साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम है कहाँ पर? तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। वहीं से 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ डांडी यात्रा शुरू करते हैं। और ये 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचते हैं और वहां पर नमक बना करके नमक कानून तोड़ा, और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? और प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो फ्रेंड्स, ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनको सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती, ठीक है ना, लाल कुर्ती आंदोलन भारत में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अच्छा, खुदाई खिदमतगार भी इन्होंने चलाया था, यह भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस कराते चलूँगा, ताकि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न कवर हो जाएं। यहाँ पर देखिए, दिल्ली चलो आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? दिल्ली चलो आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। 4-5 सेकंड का समय है आपके पास, आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है ना? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि दिल्ली चलो आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है।
चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है यह शुरू किसने किया था, ये चलाया था किसने? तो फ्रेंड्स ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना, 1940 में, ठीक है। और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही का नाम भी पूछा जाता है, ये ब्रह्मदत्त थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा अवध पर सहायक संधि प्रणाली यानी कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लागू की गई थी? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सहायक संधि की, तो ये वेलेजली ने स्टार्ट किया था। और वेलेजली से पहले भारत में ये चलाया था कौन? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है ना। यहाँ फिलहाल वेलेजली की बात की जा रही है। और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है यह लागू किया गया था अवध पर कब? तो देखिए सबसे पहले जो है हैदराबाद ने अपनाया था इसको 1798 में, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें तो मैसूर ने 1799 में, अवध ने 1801 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी पॉइंट्स आप फ्रेंड्स ध्यान रखते चलिएगा। चलिए, और मॉडर्न हिस्ट्री का एक महा मैराथन सेशन मैंने 3 घंटे का कराया हुआ है। जितने भी प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में एग्जाम हुआ है वे सारे प्रश्न मैंने उसमें कराया हुआ है। करीब 500 क्वेश्चन है, महा मैराथन सेशन है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए या ऊपर देखिए जहाँ पर आप चार्ट कर रहे हैं लाइव चार्ट, वहाँ पर ऊपर कमेंट में मैंने उसको पिन किया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन के कितने छंद राष्ट्रीय गान में अपनाए गए थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है बहुत लोगों को ये पहली बार मिला हो प्रश्न, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रगान जन गण मन है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जन गण मन गीत के केवल एक छंद को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। तो केवल प्रथम छंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जन गण मन को आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि 27 दिसंबर 2011 को जन गण मन का जो है आपका जो पहली बार गाया गया था 100 वर्ष पूरा हुआ था, तो 100 वर्ष के रूप में इसे चिन्हित किया गया था। क्लियर ना? चलिए, और राष्ट्रगान के औपचारिक गायन में 52 सेकंड का समय लगता है, आप यह भी ध्यान रखिएगा। केवल प्रथम छंद को जो है राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमार सोनार बांग्ला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब लिखा था? अमार सोनार बांग्ला गीत बताइए। तो फ्रेंड्स इसको लिखा था इन्होंने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी बॉयकट मूवमेंट 1905 में, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने इसको लिखा था बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का जो विरोध हो रहा था, बंगाल विभाजन का स्वदेशी आंदोलन के समय में 1905 में इन्होंने इसको लिखा था अमार सोनार बांग्ला। और यह बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। तो 1905 में इन्होंने लिखा था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे, अगर हम बात करें बंगाल विभाजन का, तो ये आपको पूरी तरह से पता है कि लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन बार बार पूछा जाता है, स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने की घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक विशाल बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित होने के साथ ही स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। आगे प्रश्न आपको मिलेगा। देखिए, बांग्लार माटी बांग्लार जल देशभक्ति गीत किसने लिखा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बांग्लार माटी बांग्लार जल देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो वहीं स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल विभाजन के विरोध में के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में पिछली बार पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा पहली बार निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा पहली बार निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की गई थी? यहाँ प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं 60-70 प्रश्न करवा करके और 3 घंटे का समय आपका व्यर्थ कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
चलिए बताइएगा। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक विशाल बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव के पारित होने के साथ ही स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। औपचारिक घोषणा बहिष्कार प्रस्ताव 1905 के पारित होने के बाद, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और उस समय जो आपका स्वदेशी आंदोलन था, वंदे मातरम के नारे काफ़ी प्रचलित हुआ था, ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करने के लिए गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किस स्थान पर किया गया? गोल्डन लीग का बताइएगा। गोल्डन लीग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 1904 में अंग्रेजों का बहिष्कार करने और बिहार में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में द गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। कहाँ पर? देवघर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो देवघर, जो कि अब वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, क्लियर ना। और आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी स्वतंत्रता आंदोलन के भी अभिन्न अंग थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका नाम भी दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। और महात्मा गांधी इस अवसर पर करो या मरो का भाषण दिए थे, यह भी आपको याद होगा। अच्छा, भारत छोड़ो जो है, भारत छोड़ो ये जो आपका शब्द है भारत छोड़ो, यह सबसे पहले किसने दिया था? तो ये आपका यूसुफ मेहर अली ने दिया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करना था, ठीक है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे में शुरू हुआ और इसने ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की, बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी सत्याग्रह का राष्ट्रीय आह्वान के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था, यह भी आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जो है इसे स्टार्ट किया गया भारत छोड़ो आंदोलन को, तो ये भी सही दिया गया है। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो चूंकि सारे सही हैं तो कोई भी इनमें से सही जो है गलत नहीं दिया गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि गांधी जी ने खाली स्थान दिया है प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया। गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक से, ठीक है ना। ग्वालियर टैंक जो मैदान था वहीं से इन्होंने दिया था। तो यहाँ पर 8 अगस्त 1942 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों को पटना सचिवालय के पास झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों के द्वारा मार दिया गया था। उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या है? यहाँ उस बना लीजिए, उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने इन छात्रों के जुलूस पर गोलीबारी करने का आदेश दिया था? चलिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके कितने छात्र शहीद हुए थे? तो 7 छात्र शहीद हुए थे। कब? तो 11 अगस्त 1942 को, ठीक है ना। इसमें 7 छात्र कौन कौन से थे? तो राजेंद्र सिंह, उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, जगपति कुमार, देवीबद्ध चौधरी और सतीश प्रसाद झा, ठीक है ना। और इस घटना की स्मृति में घटना स्थल पर शहीद स्मारक का भी निर्माण किया गया है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और पूछा गया है कि जो आपका मजिस्ट्रेट था उसका नाम क्या था जिसने यह ऑर्डर दिया था? तो फ्रेंड्स उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था बताइए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा WG आर्चर। WG आर्चर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान पर भारतीय ध्वज फहराया था? भारतीय ध्वज किसने फहराया था? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। और देखिए फ्रेंड्स, अरुणा असफ अली जो हैं, अरुणा असफ अली, इन्होंने ही जो है ये आपके 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसके लिए ये व्यापक रूप से इनको याद किया जाता है। अरुणा असफ अली यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अरुणा असफ अली। और अरुणा असफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है ना, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से इनको जाना जाता है। और भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, लेकिन अरुणा असफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1906 में हुई थी, याद रखिएगा कब हुई थी? 1906 में हुई थी बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना। ठीक है ना, इसमें प्रमुख व्यक्तित्व का नाम याद रखेंगे, श्री कृष्ण सिंह थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसमें शामिल थे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका संपादन जो है ये बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। किसने किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? याद रखेंगे, हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न हो। स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1928 में हुआ था। ठीक है ना, बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुआ था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए लोटा विद्रोह दरअसल हुआ था मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर हुआ था? मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। कब हुआ था ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है ना, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था 1856 में। उस समय जेल के जो कैदी थे उनको पीतल के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा लोटा विद्रोह। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1942 में बिहार के किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? 1942 में बिहार के किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स 1942 में सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। किसको? सारण को किया गया था। क्लियर ना, सारण को किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अच्छा, सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल, ये भी बड़ा फेमस रहा था। सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जो है नग्न हड़ताल का आयोजन किया गया था। कब? तो सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है ना, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला सारण को घोषित किया गया था। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुल्तानपुर में समानांतर सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए भागलपुर में ऑलरेडी प्रश्न बन चुका है बीपीएससी टीआरई में कि भागलपुर में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सियाराम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना, और सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। जगलाल चौधरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि 16 अक्टूबर 1905 को बिहार में कहाँ राखी बंधन दिवस मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 कुछ याद आ रहा है आपको? बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था और उसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में राखी बंधन दिवस का आयोजन करवाया था। और बिहार में भी इसका आयोजन हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इसे पहचाना जाता है। दरभंगा में किया गया था। ठीक है ना, कहाँ पर किया गया था? दरभंगा में किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया गया था? तो फ्रेंड्स ये दरभंगा में किया गया था। ठीक है ना। अच्छा, दरभंगा में किसके नेतृत्व में किया गया था? ये भी प्रश्न बन सकता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा में किसके नेतृत्व में हुआ था? यह अगर प्रश्न पूछा जाए तब क्या जवाब देंगे आप? किसके नेतृत्व में दरभंगा में हुआ था? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा अगर जानते हैं तो। देखिए दरभंगा में हुआ था आपके सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से। सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से। ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न हमारा कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये सभी महिलाएं हैं, प्रभावती देवी, रामप्यारी देवी, यशस्वी देवी। तो यहाँ पर देखिए प्रभावती देवी जो है ये आपके जयप्रकाश नारायण की धर्मपत्नी है और इन्होंने भी आपको जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रामप्यारी देवी भी निभाई थी और यशस्वी देवी भी निभाई थी। तो इनमें से एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था और जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में भेजा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है ना। और जहाँ पर 9 नवंबर 1942 को 9 नवंबर 1942 को जो है दीपावली की रात थी, जयप्रकाश नारायण वहाँ से अपने साथियों के साथ भाग निकले थे। साथियों में योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र, इन सब का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में आज़ाद दस्ता की स्थापना किया गया था। क्लियर। चलिए और आज़ाद दस्तक से अगर बात करते हैं तो आज़ाद दस्ता से आपको याद रखना है कि आज़ाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग का संचालन का प्रभारी कौन था? तो राम मनोहर लोहिया जी थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान सरकार द्वारा गठित चंपारण एग्रेरियन कमेटी की अनुशंसा पर क्षतिपूर्ति के रूप में कितने प्रतिशत धनराशि किसानों को वापस की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है ना। बताइए उस समय बिहार का जो उपराज्यपाल था तत्कालीन एडवर्ड गेट ने किया था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे चंपारण एग्रेरियन कमेटी के? FG स्लाई। कौन थे? FG स्लाई थे। FG स्लाई ये नाम आप याद रखेंगे। गांधी जी भी इसके सदस्य रहे थे। क्लियर ना। और देखिए इसमें जो है इस कमेटी की अनुशंसा पर 3 कठिया प्रणाली के कानून को समाप्त कर दिया गया था और किसानों का लगान घटा दिया गया और क्षतिपूर्ति के रूप में 25% जो धन था वो वापस दिया गया। तो यहाँ पर 25% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है पिछली बार BPSC TRE में पूछा गया प्रश्न है। बताइए सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष दिया था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था सिंगापुर से। नेताजी ने 1943 में 1943 ये सन भी आप याद रखेंगे। 1943 में सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने से सुप्रीम कमांडर यानी कि सर्वोच्च सेनापति के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। सिंगापुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था। याद रखिएगा 1938 में और 1939 में, ये 2 सन आपको जरूर याद रखना है। 1938 में जो हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। कहाँ पर? हरिपुरा में। और 1939 में हुआ था त्रिपुरी में, इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, ठीक है ना। हरिपुरा में भी और त्रिपुरी में भी। सन घबराइएगा मत, ऐसा नहीं 1938 त्रिपुरी कह दीजिए और 1939 को हरिपुरा कह दीजिए, ऐसा नहीं। और देखिए 1938 में ही जो हरिपुरा में हुआ था वहीं पर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की भी स्थापना किया था। चलिए इतने सारे पॉइंट्स 4-5 प्रश्न मैंने आपका कवर करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा? नागपुर सत्र था, ठीक है ना, नागपुर सत्र था। और कांग्रेस ने किस सत्र में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, ये प्रश्न पूछा जाएगा तब। तो ये कलकत्ता अधिवेशन था, विशेष सत्र बुलाया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर आपका नागपुर सत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1920 में कोलकाता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुआ था, जहां मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी का असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया गया था, ठीक है ना। उसका विरोध किसने किया था, यह भी प्रश्न बनता है। तो ये चित्तरंजन दास ने किया था, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता किया है? तो केवल एक बार इन्होंने अध्यक्षता किया है, 1924 का बेलगाम अधिवेशन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी प्रश्न पिछले साल ही पूछा गया है। और देखिए फ्रेंड्स जो गया में हुआ था 1922 में, बिहार में हुआ था, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। और 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। 1916 में किसने किया था आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लखनऊ वाला अधिवेशन, ठीक है, जिसमें मुस्लिम और लीग से समझौता हुआ था।
और नरम दल और गरम दलों में एकता हुई थी, बताइएगा। देखिए, गांधी जी की जो प्रसिद्ध दांडी यात्रा है, कौन सा आंदोलन इसको कहा जाता है? तो थोड़ी देर पहले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि इसको नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से, ठीक है ना। कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये कुंवर सिंह थे। बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? तो ये लखनऊ से किया था इन्होंने। तात्या टोपे ने कहाँ से किया था? तात्या टोपे और नाना साहब ने कानपुर से किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, याद रखिएगा, पिछले साल ही पूछा गया प्रश्न है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने ही फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। यह भी प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना किया है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह आपका किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किसने अवध किसान सभा की स्थापना किया था? अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। किसने अवध किसान सभा की स्थापना किया था? तो फ्रेंड्स, यह किया था बाबा रामचंद्र दास ने, अवध किसान सभा का। अच्छा, एक नाम आपके मन में जरूर आ रहा होगा, विद्यानंद, ठीक है ना, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती तो आपको पता ही है, अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना किया था इन्होंने, किसान सभा की स्थापना, ठीक है ना। लेकिन स्वामी विद्यानंद वाला प्रश्न जब भी बीपीएससी पूछता है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, स्वामी विद्यानंद जी जो थे, इन्होंने 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न बनता है कि वर्ष 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बीपीएससी पूछता है। तो अधिकतर छात्र जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती पर लगा देते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर होगा स्वामी विद्यानंद, याद रखेंगे आप। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आनंद मठ की रचना किसने की है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ की रचना किसने किया है? और इसी में सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख है आनंद मठ में ही। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1917 में कोलकाता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने किया था? वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताइए, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा, किसी न किसी कक्षा में पूछ लिया जाएगा यहाँ। 1917 में कोलकाता में प्रथम भारतीय जूट की स्थापना जो है यह किया था सेठ हुकुमचंद ने। किसने किया था? सेठ हुकुमचंद ने किया था। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था? भारत माता की पेंटिंग किसने चित्रित किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? याद रखिएगा, किसने किया था फ्रेंड्स? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? बताइए। तो देखिए, इसमें से अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके प्रबल विरोधी पूछा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रांतीय अध्यक्ष जो रहे थे, वो ये मानते थे कि विधान परिषद में भागीदारी करके कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग कर रही है। और उन्होंने कहा कि विधान परिषद एक ढोंग है और इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कोई भी लाभ नहीं होगा। ये लाला लाजपत राय थे। और लाला लाजपत राय के अलावा भी इस सिद्धांत का विरोध किया था किसने? तो मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, महात्मा गांधी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इन सब नेताओं ने इसका विरोध किया था। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास भी दे रखा है, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू का भी नाम दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आपका वैसे भी अगर आप बी आप सी देखेंगे तो 1 से अधिक इसका आंसर होना चाहिए। आपकी क्या राय है, जरा एक बार आप मुझे कमेंट करके अपना राय बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर
आप मुझे कमेंट करके बताएं, बताइएगा। आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स, अंग्रेजी में लिख दूं क्या, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स, ठीक है ना। यह लिखी गई है किसके द्वारा, तो यह लिखा है डेविड हार्डीमैन के द्वारा, डेविड हार्डीमैन के द्वारा यह लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे, उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे, चलिए बताइएगा। उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह, आपको याद है ना, बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है, बताइएगा। सफाहर आंदोलन जो है यह किस जनजाति से संबंधित है, तो देखिए फ्रेंड्स यह भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था सफाहर आंदोलन। 1868 में संथालों के नेतृत्व में जो है यह आंदोलन भागीरथ मांझी के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर संथाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि औपनिवेशिक शासन में भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू थी, औपनिवेशिक शासन में भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू थी, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है ना। ये सभी राजस्व की प्रणालियाँ जो थी ये आपके औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में ये लागू थी, इसलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त से एक से अधिक, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, फैजाबाद में किसने किया था, तो देखिए फैजाबाद में जो है किसने किया था, बताइए। देखिए खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था, बरेली से किया था। लियाकत अली ने कहाँ से किया था, इलाहाबाद से किया था। और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। सिंपल सा क्वेश्चन है बट पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिए सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन किस वर्ष हुआ था, आगे आपको प्रश्न मिलेंगे, हो सकता है ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछे गए हैं, उसके बाद भी मैंने सम्मिलित किया हुआ है। क्यों, क्योंकि पहले तो मैंने यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको पुट कर दिया है, उसके बाद मैंने नए प्रश्नों को भी रखा हुआ है। हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आपको रिपीट मिल जाए, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये 1907 में पहला विभाजन हुआ था और इसको सूरत विभाजन के भी नाम से जाना जाता है, सूरत फूट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। रास बिहारी घोष ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चले किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम आपको बखूबी याद होगा। मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े ये दो व्यक्ति हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इसमें जो क्या हुआ था, खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1908 की यह घटना है मुजफ्फरपुर बम कांड। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था, तो अभी मैंने बताया था आपको कितने स्वयंसेवी ने, तो फ्रेंड्स ये 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने दांडी यात्रा शुरू किया था साबरमती आश्रम से। चलिए गद्दर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, गद्दर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। यहाँ पर देखिए सैन फ्रांसिस्को में कभी कभी आपको यूएसए ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना, तो आप घबराइएगा मत, याद रखिएगा लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, चलिए इसका आंसर बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, तो ये स्टेटमेंट है वैलेंटाइन सिरोल का। तो यहाँ पर देखिए वी सिरोल यानी कि वैलेंटाइन सिरोल दिया गया है। अच्छा बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लीजिए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उससे मैं लेकर के रहूँगा, यह कथन किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक जी का है। अच्छा महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के जो पत्र है केसरी इसी को जाता है। केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और इनका एक और समाचार पत्र था या पत्रिका कहिए द मराठा, जो कि अंग्रेजी में छपता था, ठीक है ना। अच्छा तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव, 1893 में
गणपति उत्सव और 1895 जो है शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। और देखिए 3 जुलाई 1908 को बाल गंगाधर तिलक जी को अंग्रेजों ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और बर्मा के मांडले जेल में इनको जो है 1908 से लेकर के 1914 तक 6 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई थी। और देखिए इनकी पुस्तक है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस और गीता रहस्य। इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कृतियाँ हैं ये। कौन सी? तो आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस और गीता रहस्य। गीता रहस्य बार बार पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की। तो फ्रेंड्स इतने सारे पॉइंट्स याद रखना है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी और इसी दिन जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। अच्छा, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ये चीज़ तो आपको पहले से भी पता है और आगे बंगाल विभाजन के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस कराने वाला हूँ। तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। कौन? जॉर्ज पंचम भारत आए थे। देखिए 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1900 यहाँ मैं लिख देता हूँ, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। घोषणा 1911 में हुई थी लेकिन 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है ना, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911 में। अच्छा, ये जो लॉर्ड हार्डिंग था इसका कार्यकाल 1910 से लेकर के 1916 तक रहा था। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अच्छा देखिए 23 दिसंबर 1912 को, 23 दिसंबर 1912 को, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई थी। और देखिए लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड मैं आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपके एक प्रश्न के साथ साथ 4-5 प्रश्न कवर होते चलें। चलिए सेशन को सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। 4-5 घंटा का समय लगा हुआ है इसको तैयार करने में। देखिए निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था फ्रेंड्स, ये आपको याद होगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। ठीक है ना, और देखिए फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है इत्यादि नारे लगाए गए थे। और देखिए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में जो किया था सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है ना, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पूना और बॉम्बे में किसने किया था तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्लियर। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में किया था और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ये सारे पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। और देखिए एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th का हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने कवर कराया हुआ है। 1912 यहाँ पर देख लीजिए 1992 से लेकर के पिछले बार जो ट्री हुआ था 2.0 वहाँ तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का अलग कराया हुआ 3 घंटे का क्लास है वो देखिएगा। आपको ज्योग्राफी कराया हुआ है, साइंस में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अलग अलग कराया हुआ है, बिहार हिस्ट्री भी कराया हुआ है, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने कराया हुआ है। सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप ऊपर देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, वहाँ पर भी आपको लिंक दिख रहा होगा, आप सभी वीडियोज़ को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम और गरम दल का उद्भव हुआ था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था, बताएंगे। सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा। तो देखिए ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के कारण। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर के कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी कि गरम
और उदारवादी यानी कि नरम दल में विभाजित हो गई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है ना, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। देखिए ये प्रयास किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल 1908 को जो है मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया और गलती से बम जो है यह कैनेडी की गाड़ी पर जाकर के गिरा। ठीक है, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर ना जाकर के कैनेडी की गाड़ी पर गिरा था और इसके चलते जो है उसमें जो है 2 महिलाएं थी, उनका मृत्यु हुई थी। और इसके लिए जो क्या हुआ था, तो देखिए 11 अगस्त 1908 को, डेट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी होती है और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। 1908 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है। हमने बीपीएससी TRE 2.0 में हिस्ट्री वाले सेक्शन में देखा था कि स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये स्टेटमेंट किसका है, चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट जो है यह अरविंद घोष का है, ठीक है ना। अच्छा, अरविंद घोष की एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है पूछा जाता है। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है, लाइफ डिवाइन, तो यह अरविंद घोष की रचना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। अच्छा, एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, याद रखिएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इसका संपादन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और देखिए एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, पहली महिला, और पहली भारतीय महिला जो थी ये सरोजनी नायडू थी। तो एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी, तो कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था 1917 में, इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916, इसकी अध्यक्षता किसने किया था बताइए, तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था, यहाँ किस बना लीजिए, किस वकील ने किया था। तो 1908 की यह घटना है, ठीक है ना। और अरविंद घोष का बचाव जो किया था ये CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। अच्छा, चित्तरंजन दास से संबंधित प्रश्न बनता है 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था बिहार में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था गया में, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था। तो फ्रेंड्स देखिए 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता कराया था ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयत्न से, ठीक है ना। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों नाम दिया गया है, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें आपके गरम दल और नरम दल में एकता हो गई थी और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। देखिए अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए सभी स्टेटमेंट को पढ़िए, सभी ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। तो इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन लागू हुआ था। कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई थी। और दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो आपको 1905 वाली घटना ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 की। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। काकोरी षड्यंत्र कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नया नाम दिया गया है, ठीक है ना। और देखिए यह घटना हुई थी कब, तो 9 अगस्त 1925 को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1925 की यह घटना है काकोरी ट्रेन एक्शन,
जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी तो इसको काकोरी नामक स्टेशन पर लूटा गया था। और इस खजाने को लूटने का जो विचार था ये रामप्रसाद बिस्मिल जी का था। और देखिए रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को जो है 1927 में फांसी दे दी गई थी 1927 में। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद दिया गया था। तो देखिए अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल और एक और नाम बताया था मैंने रोशन सिंह, इनको फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है ना। और सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई थी। तो पूछा गया है कि फांसी की सजा से बच गया था, तो चूंकि इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी इसीलिए कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। तो मैं बार बार बता रहा हूं, और ये 1916 का अधिवेशन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले थे और गांधी जी को चंपारण के जो नील कृषक थे, नील किसान थे, उनकी दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, ठीक है ना। चंपारण मुद्दा वहीं पर 1916 में पहली बार उठा था। गांधी जी चंपारण 1917 में आए और चंपारण सत्याग्रह चलाए थे, आपको भी पता है। तो यहाँ पर आपका अंबिका चरण मजुमदार, एसी मजुमदार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, और प्लीज़ एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीय, यहाँ हटा लीजिए, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए बना लीजिए, राष्ट्रीयता, ये टाइपिंग एरर है, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो फ्रेंड्स ये अबुल कलाम आज़ाद की है अल हिलाल। बार बार पूछा जाता है अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो बंगाल विभाजन देखिए 1905 में हुआ था। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण बिल्कुल सही है, क्योंकि 1911 में घोषणा किया गया था कि राजधानी दिल्ली जाएगी और राजधानी को 1912 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल का एकीकरण जो है 1916 में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन की विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग, याद रखिएगा, ठीक है ना, ए नेशन इन मेकिंग। अच्छा 1902 का अहमदाबाद का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था 1902 का अहमदाबाद का, इसी की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह ऑलरेडी बीपीएससी में प्रश्न पूछ लिया गया है, और बीपीएससी ने जो है 47वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा था और इसका आंसर लाला लाजपत राय दिया है। अब आप लोग मत कहिएगा कि सर सैयद अहमद खान होगा, क्योंकि जो बीपीएससी आंसर दिया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता अधिवेशन, यहाँ कलकत्ता बना लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग में कोलकाता ही टाइप हो जा रहा है, तो कलकत्ता उस समय नाम था, कोलकाता तो अब नाम हुआ है, ठीक है ना। कोई इशू नहीं है, प्रश्न आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, आंसर कमेंट करिए। चलिए निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1906 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न, और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जान लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये 1905 के बनारस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। और मदन मोहन मालवीय के बारे में जान लीजिए, 1909 का जो लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किया था इन्होंने, और 1918 का जो दिल्ली अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी यह पूछा जा रहा है आपसे। चलिए बताएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है
1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे और कांसीराम को कोषाध्यक्ष चुना गया था सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान इसमें से नहीं था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एस.एस. सुब्रमण्य अय्यर का था, एनी बेसेंट का था, बाल गंगाधर तिलक का था, टी.एस. ऑलकॉट का नहीं था। टी.एस. ऑलकॉट जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की का नाम आपने जरूर पढ़ा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जुड़े हुए हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मैं समय आपका नहीं लूँगा, मैराथन सेशन है, जल्दी कवर करेंगे। प्रश्नों की संख्या करीब करीब 120-25 से ज़्यादा है। देखिए निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन थे? तो मैंने आपको बताया था ना, उसी समय आपको ध्यान रखना था कि कौन सा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन थे? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। और देखिए गांधी युग का जो चैप्टर है ना, जिससे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है, पूरा करीब 200-250 प्रश्न है उसका। जितने भी भारतवर्ष में एग्जाम हुआ है, गांधी युग से जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह यूपी पीसीएस हो या फिर झारखंड का हो या फिर मध्य प्रदेश का पीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो या फिर हरियाणा का हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी गांधी युग से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको कल मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है ना। चलिए कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, ये दोनों जो है ये एनी बेसेंट की है, तो 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये कहा था सरोजनी नायडू ने। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैंने उसी टाइम बताया था, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जब बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि याद रखिएगा आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस और गीता रहस्य, इनकी 2 प्रमुख उल्लेखनीय कृतियां हैं। ठीक है ना, तो ये बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहली महिला अध्यक्ष, वहीं अगर पहली भारतीय महिला लगा देता तब सरोजनी नायडू होता, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और सरोजनी नायडू जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया है। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? बताइए, आंसर कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत जो है ना, ये आपका 1909 का मार्लिमेंटो जो अधिनियम था, मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स सुधार अधिनियम, इसी के द्वारा हुआ था। ठीक है ना। और इसमें जो है आपको पता भी है कि पृथक मुस्लिमों के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जनक मानते थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बीपीएससी पूछता है। ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद किसको पाकिस्तान के जनक मानते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? बताइए। ये सारे के सारे समाचार पत्र उन्हीं के हैं, बट 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में से निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, इनको जो है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। और 1907 के जर्मनी के जो स्टुटगार्ट है, वहाँ पर इन्होंने पहली बार मतलब विदेशी धरती पर भारतीय तिरंगा झंडा को फहराया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका समाचार पत्र है ये पैट्रियट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? प्रश्न आ गया मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? मद्रास में पूछा जा रहा है, मद्रास में पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मद्रास में पूछा जा रहा है तो एनी बेसेंट हैं, और मुंबई में पूछा जाएगा मतलब महाराष्ट्र में तो बाल गंगाधर तिलक होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो मैंने बताया था कि केसरी और मराठा, द मराठा जो था ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था
और केसरी जो था ये मराठी में होता था। तो यहाँ पर देखिए केसरी दिया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? चलिए बताइएगा, डेट सहित यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से पढ़कर के आंसर कमेंट करिएगा। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, कहिए सैनिक विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम था वह, ठीक है। तो वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय में। कर्जन के समय तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, बोलने के क्रम में गलती हो जाता है। तो 1857 में कैनिंग के समय में हुआ था। तो उस समय जो हुआ था ना, महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को, उसके बाद जो आपकी घटना है, जो स्वतंत्रता संग्राम थी 1857 की, उसके बाद ब्रिटिश ताज के नियंत्रण को जो है, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में जो है लेने की घोषणा किया था 1 नवंबर 1858 को। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इनको निर्वासित कर दिया गया था कहाँ पर? तो इनको रंगून में, ठीक है ना। और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है नवंबर 1862 में, और वहीं पर इनको दफना भी दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न अच्छा है, पूछा जा चुका प्रश्न है, सोच समझ करके आंसर कमेंट करिएगा, ऐसे नहीं कि वी डी सावरकर लगा दीजिए। तो बिल्कुल देखिए इसका राइट आंसर जो होगा द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, यह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो लोग भी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो है ये वी डी सावरकर की है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और ये द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 है, यह कार्ल मार्क्स की है। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट करने से पहले आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा खुद को। चलिए मैंने जहाँ तक किया है कार्ल मार्क्स इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत इनको कहा जाता है, और इन्होंने 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1825 में किया था, ठीक है ना, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम। अगला प्रश्न है कि तुहफात अल मौदीन के रचनाकार कौन है? तुहफात अल मौदीन के रचनाकार कौन है? बताइए, तुल्फात अल मौदीन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं राजा राम मोहन राय। अच्छा, राजा राम मोहन राय की एक पुस्तक है ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, ए गिफ्ट टू, यहाँ मैं लिखता हूँ ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, ठीक है ना। ये रचना पूछा जा चुका है ऑलरेडी बिहार के एग्जाम में, किसकी है? तो राजा राम मोहन राय की है, ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, याद रखिएगा, ठीक है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फारसी साप्ताहिक मिरात अल अखबार का प्रकाशन, मतलब प्रकाशित इसको कौन करते थे? फारसी साप्ताहिक है या मिरात उल अखबार, इसके प्रकाशन कौन करते थे, प्रकाशित करते थे इसको कौन? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, संवाद कौमुदी है जो है, संवाद कौमुदी ये भी इन्हीं की है, याद रखिएगा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन यही करते थे राजा राम मोहन राय भी, ये भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स ये सर सैयद अहमद खान है, सैयद अहमद खान है, याद रखिएगा। और अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने ही किया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, यह किसने कहा था? बताइए, यह किसने कहा था? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, यह कहा था किसने कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने किया था।
सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की रचना है, सत्यार्थ प्रकाश। इनके विचार इसी में संकलित हैं, सत्यार्थ प्रकाश में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। अभी मैंने तुरंत बताया था कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिएगा सभी लोग। तो ये दयानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है ना, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। 1872 में ये सिविल मैरिज एक्ट आया था और उसमें जो है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी विवाह की न्यूनतम उम्र जो है यह निर्धारित कितना किया गया था। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, यह निर्धारित किया गया था 14 वर्ष, ठीक है ना, 14 वर्ष। और एक शारदा एक्ट आया था, आगे भी आपको मिलेगा, ठीक है ना, 1929 में शारदा एक्ट आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम और हिंदी को राजभाषा राष्ट्रभाषा माना। चलिए 1914 ईस्वी में, वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में, ठीक है ना, बम्बई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। सेवा समिति बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। चलिए बताइएगा, वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। अच्छा पहले तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सेवा समिति बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की और कब की। तो कब की आपको पता चल गया 1914 में, किसने की आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं नहीं जानता। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, श्री राम वाजपेयी होगा। श्री राम वाजपेयी ने 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किया था। चलिए 4 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यहाँ देखिए अल बलग ये एक जर्नल है, इस जर्नल के संपादक कौन थे। ठीक है, अल हिलाल और अल बलग, ठीक है ना, अल हिलाल और अल बलग ये जर्नल के संपादक कौन है, दोनों के कौन है, अबुल कलाम आज़ाद हैं। अल बलग भी और अल हिलाल भी, दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। अब ध्यान से मूल शंकर दिख रहा है, ध्यान से। चलिए रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम, तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था ना ये क्या था। अच्छा दयानंद सरस्वती का मूल नाम, दयानंद सरस्वती का मूल नाम, इनका मूल नाम मूल शंकर था, ठीक है ना। विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और परमहंस जो जी है रामकृष्ण परमहंस, इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, ठीक है ना। चलिए 3 प्रश्न हो गया। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, दयानंद सरस्वती का मूल शंकर और विवेकानंद जी का नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस धर्म सुधार की मृत्यु, धर्म सुधारक क छूट गया है, ठीक है ना, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन की ब्रिस्टल में हुई थी। चलिए बताइएगा किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। तो आपको पता है ना कि ब्रिस्टल में मृत्यु राजा राममोहन राय की हुई थी। राजा राममोहन राय की मृत्यु जो है ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी, ठीक है ना। और ये भी आपको याद रखना है कि कब हुई थी, तो 27 सितंबर 1833 को। आप 1833 याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, जिसको कि बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के परिवर्तित किया था। प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में, ठीक है ना, या 1916 के मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया। तो देखिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में किया था एनी बेसेंट ने और इसका प्रिंसिपल बने थे कौन, तो आर्थर रिचर्डसन ने, ठीक है ना, आर्थर रिचर्डसन बने थे, ठीक है। और बाद में 1916 में
मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसको परिवर्तित किया था। क्लियर ना, एनी बेसेंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? निम्नलिखित में से किसने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दिया है? चलिए आंसर कमेंट करिएगा, आंसर कमेंट करिए सभी लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय यहाँ पर देखिएगा, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संख्या जो है विवेकानंद जी को सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया था अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना तो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था, और 1863 में कोलकाता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये किया था अब्दुल लतीफ़ ने। किसने किया था? अब्दुल लतीफ़ ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, उसका आयोजन जो है कब हुआ था? इसका आयोजन कब हुआ था बताइए। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है अमेरिका के शिकागो नगर में पहुंचे थे, और सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे जो सर्वधर्म सम्मेलन था, पहले ही दिन उन्होंने उसमें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। तो 1893 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 1893 में और भी घटनाएं हुई थी। 1893 में देखिए हुआ था क्या, तो 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी और ये बनारस शहर में रहने लगी थी। 1893 में 14 वर्ष के बाद जो है योगी राज अरविंद जो घोष जी थे, इन्होंने जो है भारत आए थे, और 1893 में उन्होंने एक जो लेखमाला है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड्स प्रकाशित किया था। पूछा भी जाता है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड्स किसकी है, तो अरविंद घोष की है। और 1893 में महात्मा गांधी जी जो हैं अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। तो ये सब भी आपको याद रखना, 1893 की ही ये घटनाएं हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? किसको माना जाता है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जनक? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक यानी कि जो जूरी बिल था उसका घोर विरोध किया था? किसने किया था? चलिए बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। 1826 का जो जूरी बिल था उसका विरोध किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका विरोध किया था किसने? तो राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। राजा राम मोहन राय इसके खिलाफ याचिकाएं भी भेजी थी, जिन पर हिंदुओं और मुसलमानों ने हस्ताक्षर किया था। इस विधेयक के अनुसार क्या था कि प्रत्येक हिंदू या मुस्लिम ईसाई न्यायविदों द्वारा परीक्षण के अधीन था। वे या तो यूरोपीय हो या भारतीय हो, लेकिन वो ईसाई न्यायाधीश नहीं होगा, ठीक है। जबकि ईसाई के लिए गैर ईसाई न्यायाधीश द्वारा परीक्षण में छूट दी गई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शारदा अधिनियम 1929 में, मैंने बताया था ना कि शारदा एक्ट जो था, शारदा अधिनियम, उसके अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है ये क्रमशः कितने निर्धारित की गई थी? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कितने निर्धारित की गई थी? तो देखिए, लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल निर्धारित किया गया था शारदा एक्ट के तहत। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? तो फ्रेंड्स यह है स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज यानी कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये सन आप याद रखिएगा, वरना प्रश्न जो है आपसे गड़बड़ हो सकता है। तो देखिए 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज यानी कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है यह किया था किसने? तो फ्रेंड्स यह किया था विठल रामजी शिंदे ने, यानी कि वी आर शिंदे ने किया था, ठीक है ना। और देखिए 1930 में डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना, ठीक है ना। और 1936 में जो है इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की भी स्थापना किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो देखिए महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था किसने? बताइए आंसर इसका। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अच्छा, ज्योतिबा फुले ने जो है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, और एमजी रानाडे ने जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना
MG रानाडे ने किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि गुलामगिरी के लेखक कौन था। गुलामगिरी को लिखा है किसने, तो गुलामगिरी को लिखा है फ्रेंड्स ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अंबेडकर जी की एक पुस्तक है जो कि बार बार पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में बिहार में। पुस्तक का नाम है एनहिलेशन। यहाँ मैं अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ एनहिलेशन। ठीक है ना, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर की रचना है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। अगर पूछेगा किसकी रचना है तो बाबा साहब अम्बेडकर की। चलो उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और 1936 में ही लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। और देखिए 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके सचिव कौन थे, NG रंगा थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, यहाँ स्पष्ट लिखा भी गया है, इसका स्थापना 1920 में किसने किया था। चलिए बताइए, अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस संघ यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने किया था। तो देखिए इसकी स्थापना जो किया था ना फ्रेंड्स, ये किसने किया था, तो NM जोशी ने किया था। NM जोशी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार पत्र किसको कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। देखिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है ये वुड डिस्पैच को यानी कि वुड की घोषणा पत्र जो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय लागू हुआ था उसी को कहा जाता है। वुड डिस्पैच 1854 में लागू हुआ था, किसके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में इसकी स्थापना हुई, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसकी स्थापना किसने किया था बताइए। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, इसकी स्थापना जो है किसने किया था, तो इसकी स्थापना डेविड हेयर ने किया था। डेविड हेयर ने किया था। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय भी इसमें थे, डेविड हेयर ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक पूछा गया है। अस्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो आपको याद होगा 1793 में लागू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, और इसकी योजना जॉन शोर ने बनाई थी और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। और इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। जॉन शोर ने बनाई थी। ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में यह लागू हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो ये 1931 का कराची अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है ना, इसी में जो है कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। और यहाँ पर देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था ना, इसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। चलिए देखिए, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था, तो देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को इसी के समय जो है 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया। इसी के समय में 1881 में जो है, ध्यान रखिएगा, नियमित जनगणना सर्वप्रथम कराई गई थी। और इसी के समय 1881 में जो है प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को जो है भारत में उद्धारक की संज्ञा दी है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा, भारत के उद्धारक की संज्ञा। देखिए द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है बताइए। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखा है रोमेश चंद्र दत्त ने। रोमेश चंद्र, कहीं इस तरह से आपको रोमेश चंद्र दत्त मिल जाएगा। ठीक है ना, रोमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था, बिजली से संचालित तार सेवा,
ठीक है ना, वह किसके बीच थी, किसके बीच थी वह? 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू किया था। अच्छा, 1853 में ही आपको पता है लॉर्ड डलहौजी के समय ही बम्बई से थाने के बीच पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। 1854 में इसने नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी लागू किया था। ठीक है ना, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट को लागू किया गया था। और देखिए 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहले जो टेलीग्राम लाइन शुरू किया था वो कलकत्ता से आगरा के बीच में किया था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? यह कथन किसका है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? यह स्टेटमेंट किसका है? चलिए आंसर कमेंट करिए, जो लोग आंसर जानते हैं कमेंट करते चलिए। तो राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे, युवा बंगाल आंदोलन के नेता? तो फ्रेंड्स हेनरी विवियन डिरोजियो थे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था? किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है ना, 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और देखिए विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, और कर्नल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, फिर 1830 में कर्नल स्लीमैन, ये स्लीमैन पूछ लिया जाएगा, कर्नल स्लीमैन की सहायता से जो है इसने ठगी प्रथा को समाप्त किया था, और लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लागू जो है ये किया गया था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और फ्रेंड्स अनुशंसा किसने किया था इसका? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। चलिए देखिए 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? 1814-15 कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लिखा। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। वेदांत कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने ही किया है, आगे आपको मिलेगा प्रश्न। ठीक है ना, वेदांत कॉलेज के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, ये आपको याद रखना है कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट, जिसको कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। किससे संबंधित है यह प्रश्न बन रहा है कि गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था किससे संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है? चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। चलिए देखिए भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध क्यों है? 1885 ईस्वी प्रसिद्ध क्यों है? तो 1885 में आपको याद होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये वो ह्यूम ने किया था। उसका पहला अधिवेशन बम्बई में 1885 में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र यानी कि WC बनर्जी ने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये सब आप याद रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बता भी दिया कि यह बम्बई में हुई थी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद दूसरा पूछेगा तो दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1886 में, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है ना, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है ना, महान वृद्ध व्यक्ति इनको कहा जाता है भारत का। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठित हुआ था। यो ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था, और उस समय वायसराय पूछा जा रहा है कौन था, तो यह लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का उस समय कार्यकाल चल रहा था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? 1904 पूछा जा रहा है क्या? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो देखिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये कर्जन के समय हुआ था, पहले मैं टिक लगा देता हूँ। अब देखिए लॉर्ड कर्जन ने 1901 में, यहाँ लिख देता हूँ 1901 में जो है सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ की अध्यक्षता में, सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया था। 1902 में जो है इसने सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था। और 1900 इसने 2 में ही, ठीक है ना, 1904 में जो है ध्यान रखिएगा, इसने जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया था। और 1902 में ही जो है 1902 में ही यहाँ बना लीजिए, 1902 में ही जो है सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। तो 1901 में जो है इसने किसकी अध्यक्षता में, तो सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया था। 1902 में इसने सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था। और 1902 में ही इसने सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में इसी के समय में पारित हुआ था। बंगाल विभाजन इसी के समय में हुआ था, ठीक है ना। और इसी के समय में जो है कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। चलिए, भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस चुने गए पहले भारतीय कौन थे? आईसीएस चुने गए पहले भारतीय जो थे ये कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में आईसीएस में चयनित होने वाले ये पहले भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला जो है यह कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, इसको एओ ह्यूम को कहा जाता है, ठीक है ना, एओ ह्यूम को, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। देखिए वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? निर्वाचित जो हुआ था वो कौन था? तो वो पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। 1892 के आम चुनाव में जो है फिन्सबरी सेंट्रल से या लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे और पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ए नेशन इन द मेकिंग, इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो मैंने आपको बता भी दिया था डिस्कशन के दौरान कि ए नेशन इन द मेकिंग को लिखा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा? इल्बर्ट बिल ये है क्या? इल्बर्ट बिल, तो देखिए इल्बर्ट बिल जो था ना, इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट विधेयक, तो ये उभरा था लॉर्ड रिपन के समय में ये प्रस्तुत हुआ था। और देखिए लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था, क्लियर। और अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी गई है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है लॉर्ड रिपन को भारत की उद्धारक की संज्ञा दी हुई है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? चलिए बताइएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। किसने किया था? आप लोग बताइए किसने किया था? तो 1876 में किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो यहाँ देखिए आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको गरम दलीय तौर पर जाना जाता है? गरम दलीय बताइए।
तो लाल, बाल और पाल आपने सुना होगा, तो यहाँ पर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने रखा है। लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन, ठीक है ना। 20 जुलाई या 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई, 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट जो बने थे, ये जो तीसरा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास में 1887 में, इसी में इन्होंने अध्यक्षता किया था। इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। तीसरा अधिवेशन था और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे अध्यक्षता करने वाले। बदरुद्दीन तैयब जी नहीं दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था। बताएंगे इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह स्टेटमेंट जो है किसका है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। ये पिछले बार जो है बीपीएससी TRE 2.0 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। बताइएगा मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है, लॉर्ड कर्जन का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था किसने, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलो उसके बाद देख लीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया था। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1866 में हुई थी। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ किया था, तो फ्रेंड्स लंदन में किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था। राइट आंसर इसका क्या होगा, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है यह किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था आपका महादेव गोविंद रानाडे ने किया था, ठीक है ना। ज्योतिबा फूले ने जो है आपको पता है क्या किया था, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था 1873 में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। किसको किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या था हमारा कि ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था किस भारतीय नेता को। तो फ्रेंड्स ये जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे 1869 में ये जो है भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय बने थे। और इन्होंने जो है इन पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने अपनी उम्र जो है गलत तरीके से प्रस्तुत किया था, इसी के आरोप में इनको हटाया गया था। चलिए उसके बाद देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे, चलिए बताइएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए फ्रेंड्स। बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन बीपीएससी TRE 3.0 मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन क्लास हम लोग कवर कर रहे हैं 2024 के लिए। चलिए बताइए बीपीएससी TRE 3.0 मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन क्लास चल रहा है। बताइए लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स द्वारकानाथ टैगोर थे, द्वारकानाथ टैगोर राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। तो अभी मैंने बताया था आपको कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने जो है 1876 में जो है किस पार्टी का गठन किया था, तो इंडियन एसोसिएशन का, ठीक है ना। चलिए देखिए इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था।
तो फ्रेंड्स ये हुआ था कब, तो ध्यान दीजिएगा 1883 में हुआ था, ठीक है ना, 1883 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। इंडियन एसोसिएशन जो कि दादा भाई नौरोजी इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की थी 1876 में, इसका विलय कांग्रेस के साथ 1886 में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये बंबई में हुआ था, डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष थे और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 72 राइट आंसर हो जाएगा, 72। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। एक मिनट, नहीं सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, और यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है, ठीक है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, चार, एक से अधिक, कोई नहीं। चलिए देखिए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पट्टाभी सीतारामैया की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, ये लाला लाजपत राय की नहीं है। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम ये एनी बेसेंट की है। किसकी है, ये एनी बेसेंट की है, एनी बेसेंट की है, ठीक है। इंडिया टुडे आरपी दत्त का सही है और 1857 एस.एन. सेन का है, एस.एन. सेन का है। तो यहाँ पर ये वाला आपको सही दिया गया है, पूछा गया है इसमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए बताइएगा। अब राइट आंसर आप लोग तो आसानी से बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो केवल दो जो होगा, केवल दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और लाला लाजपत राय की अगर हम पुस्तक की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया पूछ ले किसकी पुस्तक है, तो लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। अच्छा इंडिया डिवाइडेड पूछा जा सकता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये इंडिया डिवाइडेड। इंडिया अनरेस्ट किसने लिखा है, इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट लिखा है वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर ने लिखा है, वीर सावरकर ने लिखा है। इंडिया फॉर इंडियंस बुक को लिखा है चित्तरंजन दास ने, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए केवल दो राइट आंसर होगा इसका, जो कि सुमेलित नहीं है, केवल दो, केवल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया, ठीक है, और उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बता करके उसका हंसी उड़ाया था, मजाक उड़ाया था। किसने जो है सार्वजनिक भाषण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला करते हुए उस जनता की एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बना करके उसकी मजाक उड़ाई थी। तो ये डफरिन ने किया था। किसने किया था, डफरिन ने किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए किसने कहा था, मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह एक राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। यह कथन किसका है, बताइए कथन किसका है। तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का एक और कथन है जो कि यहाँ पर आपको नीचे दिया भी जाएगा, मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुल करके कहना चाहिए कि हम अपने मज्जा तक राजभक्त हैं और हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। यह स्टेटमेंट किसका है, यह स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी का है। किसका है, दादा भाई नौरोजी का है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, यानी कि ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। तो दो स्टेटमेंट मिल गया लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का, एक ये वाला और एक ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह एक राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का यह कथन है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखक की श्रृंखला में किया है। तो मैंने आपको बता ही दिया था 1893 में अरविंद घोष आए थे ना इंडिया, तो ये अरविंद घोष है। चलिए उसके बाद देखिए एक मिनट रुकिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक संघ की स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक संघ यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। तो फ्रेंड्स इन्होंने किया था 1905 में, याद रखिएगा 1905 में किया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं? गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं? जरा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सारे लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरटरा करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। यह स्टेटमेंट किस उदारवादी के संबंध उग्रवादी नेता का है? उदारवादियों के संबंध में। साल में बस एक बार टटरा लिए, चुप हो गए तो फिर हमें सफलता प्राप्त अपने प्रयासों में नहीं होगी। यह स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? यह भी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। कब? तो 1849 में। 1849 में लॉर्ड डलहौजी के समय अंतिम रूप से पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। देखिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है यह कब किया गया था? फटाफट आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यह 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है यह, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है ना। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है ना, बताइए। तो यह पुस्तक जो है यह किसकी है? राम मनोहर लोहिया की है। क्लियर ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक लिखी किसने है? ये TRE 2.0 में प्रश्न पूछा गया था, BPSC में भी कई बार पूछा गया है, बिहार SSC में भी पूछ लिया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक लिखा किसने है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। यह स्टेटमेंट किसका है? फ्रेंड्स मैराथन सेशन को लाइक करिएगा, जितना आप सपोर्ट करेंगे मेरा मनोबल बढ़ेगा और कंटेंट आपके लिए मैं एक से एक बढ़ करके एक लेते आते रहूँगा। लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, और इसको फटाफट एक ग्रुप में, सेशन समाप्त हो रहा है हमारा, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको शेयर कर दीजिएगा। रजनी पाम दत्त का है, RP दत्त का।